नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे वासुदेव नंदन जी की पुस्तक हिंदी व्याकरण को, और पिछली कक्षा में हमने महत्वपूर्ण संधियों को पढ़ा था, जो कि परीक्षा में हर वर्ष परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछी गई हैं और अक्सर पूछी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण वे सभी संधियाँ हैं। तो पिछली कक्षा में मैंने उसको पढ़ाया था। यदि कक्षा आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में कक्षा दी हुई है, आप ज़रूर से उसे देख लें। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो संधियाँ हैं उसको मैंने उस कक्षा में पढ़ाया है। और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे उच्चारण की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान के लिए जो बातें कही गई है व्याकरण संदर्भित, तो उन सभी विषय वस्तुओं को आज हम यहाँ उच्चारण के संदर्भ में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। देखेंगे हिंदी भाषा में शब्दोच्चारण का बड़ा महत्व है। किसमें? हिंदी भाषा में किसका बड़ा महत्व है? शब्द के उच्चारण का बड़ा महत्व है। उच्चारण के द्वारा ही हम भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जो विद्यार्थी शुद्ध बोल नहीं सकता वह शुद्ध भाषा लिख भी नहीं सकता। अब देखिए, आपके जो परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है उसमें शुद्ध शब्द को लिखने के लिए पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो उसी आधार पे हम कुछ यहाँ पे विषय वस्तुओं को पढ़ने वाले हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शुद्ध बोल नहीं सकता वो शुद्ध भाषा लिख भी नहीं सकता। हम पढ़े लिखे लोग भी बहुत सी ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि हम घरेलू बोलने के आदी हैं और उसका प्रभाव हमारी ध्वनियों पर पड़ा है। जैसे तालव्य श और मूर्धन्य श को दंत श, हम सबको एक ही स कह देते हैं। य को ज कह देते हैं, व को ब कह देते हैं और क्ष को छ बोल देते हैं। गलत उच्चारण के कारण ही वर्तनी यानी कि स्पेलिंग भी अशुद्ध होती है। शुद्ध उच्चारण करने वाले ही शुद्ध लिख सकते हैं। सामान्यतः हिंदी में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। ये तो हम व्याकरणिक दृष्टि से बहुत पहले के अभ्यासों से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो हिंदी है उसकी जो भाषा, जो उसका जो स्क्रिप्ट है वो इसी प्रकार की लिपि है कि जैसा हम इसमें बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। वस्तुतः उच्चारण और वर्तनी यानी कि उच्चारण और स्पेलिंग के बीच अटूट संबंध है। किसके बीच? उच्चारण और वर्तनी के बीच अटूट संबंध है। नीचे हम उच्चारण संबंधी कुछ अशुद्धियों की चर्चा करते हुए उनके शुद्ध रूपों पर प्रकाश डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व और दीर्घ स्वर। अक्सर देखिए ह्रस्व और दीर्घ स्वर के उच्चारण में गलतियां होती हैं और परीक्षाओं में भी जिस प्रकार के शब्दों से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़े कन्फ्यूज़न की वजह से गलतियां कर देते हैं। तो आज इसको बहुत अच्छे से देखिए। जैसे मात्रा की दृष्टि से स्वर के दो प्रकार हैं। आप सभी जानते हैं, मात्रा की बात करें तो मात्रा की दृष्टि से स्वर के दो प्रकार हैं। ह्रस्व जिसको हम छोटे कहते हैं और दीर्घ यानी कि बड़े, जैसे कि अ और आ। अ क्या है? ह्रस्व है, छोटा है। आ जो है वो दीर्घ है, बड़ा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये सभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है। तो आप ध्यान रखिएगा, अ, ई, उ तो है, लेकिन री भी जो है वो क्या है? ह्रस्व स्वर है, री। और आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या है? दीर्घ है। ठीक है, तो ह्रस्व कौन कौन से हो गए? 4, अ, ई, उ और री, और बाकी जो है ये सभी क्या है? दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है पर दीर्घ स्वरों के उच्चारण में अधिक लगता है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ह्रस्व जो स्वर होते हैं छोटे होते हैं और उनके उच्चारण में क्या लगता है? कम समय लगता है उच्चारण में। जबकि दीर्घ स्वर जो होते हैं वो बड़े होते हैं और उसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। उच्चारण में ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि हम ह्रस्व को दीर्घ और दीर्घ को ह्रस्व की तरह बोलेंगे तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा। नीचे हम कुछ स्वरों के जोड़े दे रहे हैं जिनमें ह्रस्वता और दीर्घता के कारण अर्थ में बड़ा भेद पड़ गया है। इन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अक्षर हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा अ और आ। तो अ के उच्चारण में देखिए बहुत कम समय लगता है। ये क्या है? ह्रस्व है, जबकि आ दीर्घ है और बड़ा है। जैसे कि इससे एक उदाहरण भी दिया गया है, अब और आब। अब और आब में बहुत अंतर है। वहीं कल और काल, जहाँ कल के लिए कहा जा रहा है, वहीं काल एक दूसरा इसका अर्थ है। वहीं खल और खाल, नर और नार। वहीं ई की बात करें, छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी में जिसको हम कहेंगे किल, वहीं बड़ी में कहेंगे कील। वहीं चिर और चीर,
चिता और चीता, वहीं तरी और तरी। वहीं अब छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी देखेंगे किस प्रकार से अंतर है, जैसे शुक और शूक, वहीं सुर और सूर, वहीं सुत और सूत, वहीं बुरा और बूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अंतर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत आवश्यक है इन सभी शब्दों को और उनके उच्चारण को अच्छे से पढ़ना, ताकि शब्द का सही अर्थ और सही उच्चारण हम समझ पाएँ। तो परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि शुद्ध कौन से शब्द हैं, अशुद्ध कौन से शब्द हैं। अब देखेंगे निम्नांकित शब्दों में आ की मात्रा जो होती है वे सारे शब्द, जैसे कि आकार, आकाश, आगामी, आचार, आवश्यकता, आहार। जैसे कि मान लीजिए कि जामाता, ठीक है, जामाता कहेंगे, कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा जमाता, तो जमाता सही है या जामाता सही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो क्या होगा, जामाता। नारायण, भागीरथी, कहीं कहीं भगीरथी भी रहेगा, तो आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा, तो शुद्ध उच्चारण आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, भागीरथी। वहीं भागवत, महात्म्य, रामायण, व्यावहारिक, साम्राज्य, सांसारिक, साप्ताहिक। इस प्रकार आ से संबंधित ये सभी शब्द थे। अब हम देखेंगे कुछ ई से संबंधित, यानी कि छोटी ई से संबंधित कुछ शब्द, जैसे कि अनिष्ट, अवनति, अभिनेता, अमिश, अमिश नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, आमिष। ठीक है, आमिष, कठिनाई, किशमिश, किशोर, कालिदास, गिरधर, गिलट, गिरगिट, घिराव, चिंतामणि, चिकना, निवासी, परिश्रम, परिषद, मिलन, महिमा, रचयिता, सिद्ध। ठीक है, ये सभी जो है वो छोटी ई की मात्रा से बने हुए शब्द थे। अब देखेंगे हम कुछ बड़ी ई की मात्रा से बने हुए शब्द, जैसे आगामी, अधीन, चार दीवारी, गोपनीय, गृहस्थी, परीक्षण, श्रीमती, परीक्षा, प्रदर्शनी, भीष्म, संग्रहित, शताब्दी, शुद्धिकरण, माननीय, सर्वजनीन, पत्नी। तो ये सभी जो है वो ई के उच्चारण में आप देख ही सकते हैं कि ये क्या है, दीर्घ है और उसके उच्चारण में भी थोड़ा अधिक समय लग रहा है। वहीं अगला देखेंगे जो छोटा ऊ है उसकी मात्रा से जो कुछ शब्द बने हैं उसको देखेंगे, जैसे कि पशु, प्रभु, मनु, वस्तु, वायु, मधु, मृत्यु, समुद्र, बिंदु, सेतु, हेतु। वहीं अब देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा से जो शब्द बने, जैसे आंसू, उल्लू, काजू, कूच, कूट, कूल, खून, खूसट, गूदा, गूलर, घूस, चूना, चूर्ण, चूल, छूट, झाड़ू, तूफान, तूल, दूषण, भूषण, नींबू, बाबू, बहू, मूत्र, मूर्ख, मूल, मूली, लट्टू, सूफी, सूबा, सूर, हुक, हु बहू। तो ये सभी क्या है, ऊ से संबंधित जो शब्द हैं। इन सभी शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वहीं अब देखेंगे ऐ के का उच्चारण ऐ और कहीं कहीं ऐ यानी कि ए और ऐ के बीच का होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण लीजिए, जैसे ऐनक, अय्याश, ऐश्वर्य, ज्ञान, सैर, चैन, वैभव, जैसा, बैठक, मैला। ठीक है, तो कहीं ए का उच्चारण ऐ और कहीं कहीं ऐ यानी कि ए और ऐ के बीच का होता है। अब हम देखेंगे औ का उच्चारण कुछ अव और कहीं कहीं अ और ओ के समान होता है, अर्थात ओ और औ के बीच का होता है। यानी कि औ का जो उच्चारण है कहीं कहीं अव जैसा भी होता है और कहीं कहीं अ और ओ के समान भी होता है, अर्थात ओ और औ के बीच का होता है। कुछ उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे देख सकते हैं, हौल, सौजन्य, सौत, शौच, लौ, लौह, लौकिक, रौरव, नौकर, तौर, और, यौवन और मौन। ठीक है, तो इस प्रकार औ का उच्चारण है जो कभी कभी अव और कभी कभी ओ और औ के बीच का होता है। अब हम देखेंगे ट, ठ, ड और ढ के पहले आने वाले अनुस्वार का उच्चारण कभी कभी न के समान होता है। यानी कि ट, ठ, ड, ढ के पहले आने वाले अनुस्वार का उच्चारण कभी कभी न के समान होता है। जैसे टंटा,
अंडा, ठंडा, है ना, न के समान इसका उच्चारण होता है। किसके समान? ट ठ ड ढ के पहले अगर अनुस्वार आता है तो। वहीं त थ द ध र ल तालव्य श, दंत स और च, इनके पहले आने वाले अनुस्वार का न के समान उच्चारण होता है। जैसे अंत, पंथ, बंद, वंश, कंस, संसार, संचय, संलाप। तो यदि पूछा जाए कि त थ द और ध या फिर र ल या फिर तालव्य श, दंत स या फिर च के पहले अनुस्वार जो आते हैं उसका उच्चारण किस प्रकार होता है? तो उसका उच्चारण होता है न के समान। ठीक है। वही प, फ, ब, भ, म और च के पहले आने वाले अनुस्वार का म के समान उच्चारण होता है। जैसे कंप, दम्भ, संवत, सम्मान, नंबर, यानी कि प, फ, ब, भ, म और च के पहले, ठीक है, च के पहले आने वाले अनुस्वार का किसके समान होता है उच्चारण? म के समान होता है। वहीं क, ख, ग, घ और ह के पहले अनुस्वार का अंग के समान उच्चारण होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अंक, पंख, अंग, कंघी, सिंह। तो क, ख, ग, घ और ह, ठीक है, जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, ठीक है, और ह, इन सभी के पहले आने वाले अनुस्वार का अंग के समान उच्चारण होता है। वहीं हम देखेंगे च, छ, ज, झ और म के पहले आने वाले अनुस्वार का इया के समान उच्चारण होता है। ठीक है, कैसे? जैसे पंच, अंजन, संयम, मंझन, है ना। तो च, ठीक है, च के पहले देखिए अनुस्वार आ गया है पंच में। वहीं अंजन, ज के पहले आ गया है संयम। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मंझन, तो सभी में इया के समान जो उच्चारण है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब हम आगे देखेंगे जिसमें क्या कह रहा है कि हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है। हिंदी में जो ज्ञ इस प्रकार जो लिखते हैं ज्ञान वाला ज्ञ, तो ज्ञ का उच्चारण आधा ग य के ऊपर चंद्र बिंदु, इस प्रकार इसका उच्चारण होता है ज्ञ। जैसे लिखित रूप में हम लिखते हैं आज्ञा लेकिन उच्चारण करते हैं आज्ञा। वहीं लिखते हैं ज्ञान लेकिन उच्चारण क्या करते हैं? ज्ञान। वहीं लिखते हैं अज्ञान और उच्चारण करते हैं अज्ञान। वहीं यज्ञ लिखते हैं और उच्चारण करते हैं यज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार लिखित रूप में दूसरा है और उच्चारण के रूप में दूसरे प्रकार से है। अब आगे हम देखेंगे कुछ अनुनासिक को, जैसे कि अनुनासिक या नासिक के स्वर। कौन सा स्वर? अनुनासिक या नासिक के स्वर के लिए आए हुए शब्द में निरनुनासिक ध्वनि का भी नासिक के उच्चारण होता है। यानी कि अनुनासिक या नासिक के जो स्वर है उसके लिए आए हुए शब्द में निरनुनासिक ध्वनि का भी नासिक के उच्चारण होता है। जैसे लिखित रूप में हम बोलते हैं दान लेकिन उच्चारण में दान। वही मान को मान उच्चारण करते, आम का आम, वही काम का काम, वही कान का कान के रूप में उच्चारण किया जाता है। यानी कि अनुनासिक या नासिक के स्वर में निरनुनासिक ध्वनियों का भी नासिक के उच्चारण होता है। वहीं आप आगे जब देखेंगे कि अणा वाला जो न है, ठीक है, तो अणा के उच्चारण में जिह्वा को वहाँ ले जाना होता है जहाँ ट ठ बोले जाते हैं। ठीक है, अणा कहाँ ले जाना होता है? जहाँ ट ठ बोले जाते हैं वहीं जिह्वा को ण के उच्चारण के लिए भी ले जाना होता है और इसका उच्चारण अणा से मिलता है। पर भेद यह है कि जहाँ अणा में अनुनासिकता अलग होकर पूर्ववर्ती स्वर के साथ जुड़ जाती है, वहाँ अणा में अनुनासिकता लगातार व्यंजन के साथ लगी रहती है। यानी कि अगर बात की जाए कि ये अणा और अण में क्या अंतर है, तो अण जो है उसमें अनुनासिकता अलग होकर पहले वाले स्वर में यानी पूर्ववर्ती स्वर के साथ जुड़ जाती है। वहीं हम देखेंगे जो अण है उसमें अनुनासिकता लगातार व्यंजन के साथ लगी ही रहती है। जैसे प्राण, शरण, भाषण आदि शब्दों में अणा की अनुनासिकता अंत तक सुनाई पड़ती है। अणा केवल तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, तद्भव शब्दों में नहीं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता आप देख सकते हैं कि अणा जो है वो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है, तद्भव शब्दों में नहीं होता है। तो जब शुद्ध और अशुद्ध उच्चारण में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इस प्रकार इसको ध्यान से देखिएगा। अगर तत्सम शब्द है तो वहाँ अणा का उच्चारण किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तद्भव शब्दों में अणा का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उद्धरण, कंकण, कण, कारण, कोण, क्षण, गुण, चरण, दर्पण, परिणाम, पुराण, भाषण, बाण, मिश्रण, मरण, रावण, वीणा,
व्याकरण, ठीक है। तो व्याकरण, स्मरण, हरण, इस प्रकार से उच्चारण किया जाएगा। अब देखेंगे सबसे ज़्यादा जो उच्चारण में अंतर पाया जाता है या कभी कभी एक हो जाता है वो क्या है, व और ब। तो व और ब वर्णों के उच्चारण भेद को न जानने के कारण प्राय लोग व को व के स्थान पे ब और ब के स्थान पे व बोल देते हैं। ऊपर वाले दांतों के बाहरी हिस्से को जब निचले होठों का भीतरी भाग स्पर्श करता है, यानी कि ऊपर वाले जो दांत के बाहरी हिस्से को, ठीक है, जब निचले होठ का भीतरी भाग स्पर्श करता है तब व की ध्वनि निकलती है। किसकी ध्वनि? व की ध्वनि निकलती है। पर ब का उच्चारण दोनों होठों के जुड़ने पर होता है। गलत उच्चारण के कारण गलत लिखते भी हैं, जिसके कारण अर्थ बदल जाता है। जैसे वात और बात दोनों में बहुत अंतर है। उसी प्रकार वाद और बाद, जब और जब, तब और तब, वास का बास, वाम का बाम, वाली का बाली, वली का बली, वासी का बासी, वाह्य का बाह्य, इस प्रकार से अंतर है। हिंदी शब्दों के अंत में और हिंदी संस्कृत शब्दों के संयुक्त व्यंजनों में व के उच्चारण में होठ दांतों को स्पर्श नहीं करता, यानी कि हिंदी शब्दों के अंत में और हिंदी संस्कृत शब्दों के संयुक्त व्यंजनों में व के उच्चारण में होठ दांतों को स्पर्श नहीं करता। जैसे जीव, गांव, विश्वास, उच्छ्वास, स्वामी इत्यादि। तो इस प्रकार आपको व और ब का जो भिन्नता है इसको याद रखना है। अब आगे चलेंगे, हम देखेंगे तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, इनके उच्चारण कहाँ कहाँ से होते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि किनका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो देखेंगे जब हम बात कर रहे हैं तालव्य श की, तो जाहिर सी बात है उसके साथ तालव्य जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। वहीं मूर्धन्य श का उच्चारण मूर्धा से, उसी प्रकार दंत स का उच्चारण दंत से। तो तालव्य श के उच्चारण में जीवा तालु का, मूर्धन्य के उच्चारण में जीवा मूर्धा का, यानी कि मुख के अंदर का ऊपरी भाग, और दंत स के उच्चारण में जीवा दंत का स्पर्श करती है। पर हिंदी बोलने वाले तालव्य श और मूर्धन्य श का उच्चारण एक सा करते हैं। मूर्धन्य श केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि मूर्धन्य श जो है केवल संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त होता है। तालव्य श तत्सम शब्दों के अतिरिक्त अंग्रेजी और फारसी शब्दों में भी आता है, ठीक है, यानी कि तालव्य श जो है वो तत्सम शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी और फारसी शब्दों में भी आता है। वही दंत स सब में रहता है, यह सभी प्रकार के शब्दों में प्रयुक्त होता है। इनके उच्चारण भेद का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। जैसे हम यहाँ पे कुछ उच्चारण भेद का अभ्यास भी करेंगे। जैसे तालव्य श की बात करें तो तालव्य श से युक्त कुछ शब्द जैसे शंका, शक्ति, शत, शाक, शिक्षा, शिखर, शाखा, शांति, शस्त्र, शिव, शीत, शोध, शोभा, श्याम, श्लेष, श्वेत, श्वास, शायर, शिकन, शरबत और शिकार। उसी प्रकार मूर्धन्य स से युक्त कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे निषाद, विषाद, दोष, राष्ट्र, ग्रीष्म, मनुष्य, इष्ट, कषाय, वर्षा, भाषा, पौष, अभिषेक, अनुष्ठान, चषक, भीष्म, ऊष्मा, पुष्प, षटकोण, पुरुष, पौरुष, काष्ठ, संतोष, कोश, द्वेष और भूषण। ठीक है, तो इस प्रकार मूर्धन्य स का उच्चारण है। अब हम कुछ दंत स के उच्चारण के शब्दों को देखेंगे। जैसे कि दंत स से जो युक्त शब्द हैं उसमें है सभ्य, सभा, संध्या, संधि, समास, सत्य, साधन, संग, सनातन, सदस्य, सदस्य, सुंदर, स्वामी, स्वर्ग, स्वर, संवाद, सद्गुरु, सुधार, समुद्र, स्वाधीन, सियार, सूली, सांवला और सावधान। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों जो श थे तालव्य श, मूर्धन्य स और दंत स का उच्चारण था। अब हम आगे देखेंगे उच्चारण संबंधी दोषों को दूर करने के लिए पठन पाठन और अभ्यास की आवश्यकता है। शुद्धोच्चारण का अभ्यास विद्यालय में कराया जाना चाहिए। यह कार्य इस प्रकार से किया जा सकता है। जैसे पहले अध्यापक स्वयं शुद्ध उच्चारण प्रणाली अपनाकर किसी पाठ को पढ़ें,
ताकि विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण सुनने का अवसर प्राप्त हो। इससे विद्यार्थी शुद्ध बोलना सीखेंगे। दूसरा है कि विद्यार्थियों से भी शुद्ध पाठ करने का अभ्यास कराना चाहिए। यदि किसी कठिन शब्द के उच्चारण में गलती होती है तो अध्यापक का कार्य है कि वह उसे शुद्ध बोलकर अभ्यास कराए। वहीं पहले एक एक विद्यार्थी से सही उच्चारण का अभ्यास कराकर बाद में सामूहिक रूप से कराना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी बार बार उच्चारण संबंधी गलती करता है तो उसे उच्चारण स्थान दिखाकर बताया जाए कि उस वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है। वहीं अगला देखेंगे, जिन शब्दों के उच्चारण में विद्यार्थियों से गलती होने की संभावना हो उन शब्दों की एक सूची बनाकर विद्यार्थियों के सामने रख देनी चाहिए। वहीं समय समय पर शुद्ध बोलने वाले वक्ताओं के भाषण भी उन्हें सुनवाने चाहिए ताकि वे स्वाभाविक रूप से शुद्ध उच्चारण ग्रहण कर सके। वहीं अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उच्चारण संबंधी शुद्धता पूरे शब्द की होनी चाहिए, केवल अशुद्ध अंश की ही नहीं। मान लीजिए कोई विद्यार्थी सुशोभित शब्द को सुशोभित कहता है तो केवल सु का उच्चारण ना कराकर पूरे शब्द का उच्चारण कराया जाए। तो इस प्रकार की जो सावधानियां हैं वो हमें बरतनी चाहिए। चूँकि हमारे परीक्षा के पाठ्यक्रम में शुद्ध उच्चारण के शब्द हैं तो इस प्रकार के प्रश्न भी कथन और संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है। तो बहुत अच्छे से इन सभी प्रश्नों को और इन सभी कथनों को बहुत ध्यान से रखिएगा। समझ में तो मुझे उम्मीद है कि आपको आ ही गया होगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और कई बार वीडियो को 1 से 2 बार तो ज़रूर देखिएगा ताकि जो भी अशुद्धियाँ और जो भी आपको शब्दों में परेशानी है तो उसके उच्चारण और उसको कैसे लिखेंगे उसको आप अच्छे से समझ पाएँ ताकि परीक्षा में आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो। तो अब अगली जो कक्षा है वो ये पूरे जो अभ्यास जो हमने पढ़ा उस अभ्यास के ऊपर कुछ प्रश्न है। तो इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगली कक्षा में सॉल्व करेंगे। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।